एक ऐसा भारतीय शख्स जिनके नाम पर अमेरिका के लोगों ने पूरा शहर बसा दिया था। एक ऐसा शख्स जिसे लव गुरु भी कहा जाता था। कोई उसे महान दार्शनिक मानता है तो कोई उनके विचारों की वजह से उन्हें सेक्स गुरु की संज्ञा देता है। एक ऐसा शख्स जिसने करीब 1.5 लाख किताबें पढ़ी हों, जिसे 21 देशों ने अपने देश में घुसने पर बैन लगा दिया था और अमेरिका ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। एक ऐसा शख्स जिसके मार्गदर्शन पर बड़े बड़े सुपरस्टार तक चल चुके हैं और जिसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस थी। उस व्यक्ति का कहना था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, जो खुद कभी नास्तिक था, लेकिन कुछ लोग आज उन्हें ही भगवान मानते हैं। आज हम उसी शख्स के बारे में जानेंगे जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है और इस कहानी की कुछ बातें हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में 11 दिसंबर 1931 को बाबूलाल और सरस्वती जैन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रमोहन जैन। चंद्रमोहन जैन का जब जन्म हुआ था तब वह 3 दिनों तक रोया नहीं था, जबकि आमतौर पर जब कोई सामान्य बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत रोता है। हद तो यह है कि 3 दिनों तक उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। यहाँ तक कि इन 3 दिनों तक उन्होंने माँ का दूध भी नहीं पिया था। इससे घबराकर उनके घर वालों ने एक वैद्य को बुला लिया, जिसने जांच की तो सब कुछ सामान्य पाया। हालांकि तब यह एहसास हो गया था यह कोई आम इंसानों की तरह सामान्य बच्चा तो नहीं है। बचपन में चंद्रमोहन जैन अपनी नानी के पास रहे। उनकी नानी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से ओशो की कुंडली बनवाई। अब कुंडली पढ़ने के बाद वह बोला, यदि बच्चा 60 साल भी जिंदा रह जाता है तो उसके बाद ही मैं इसकी कुंडली बनाऊंगा, लेकिन अगर यह जिंदा रह गया तो यह एक महान व्यक्ति बनेगा। तो ओशो को 7 वर्ष की उम्र में मृत्यु का एहसास तो हुआ, परंतु वह बच गए। ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग बनाता था। बरसाती दिनों में जिसकी उफनती धाराओं की आवाज़ सुनकर दिल फट जाता था, ऐसी शक्कर नदी में रेलवे ब्रिज के ऊपर से ओशो छलांग लगा दिया करते थे और काफ़ी समय तक तैरते रहते थे। अक्सर रात को शमशान में जाकर यह देखते थे कि मरा हुआ आदमी आखिर जाता कहाँ है। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उसकी तनातनी हो गई। वो उनसे सवाल पूछते थे जिसका जवाब देते देते वो तंग आ जाते थे और समय पर अपना लेक्चर पूरा नहीं कर पाते थे। मिस्टर शर्मा, क्या ये सच है? तो हुआ क्या कि आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या तो चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन जैन को अपने दफ्तर पर बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज का कोई वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे दे। चंद्रमोहन ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उसका दाखिला किसी और कॉलेज में करा देंगे। और लेकिन रजनीश इतने ज़्यादा कुख्यात हो चुके थे कि कोई भी कॉलेज उन्हें अपने कॉलेज में दाखिला देने से इनकार कर देता था। बड़ी ही मुश्किल से D.N. जैन कॉलेज में उसका दाखिला हो पाया। रजनीश ने अपने कैरियर की शुरुआत 1957 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। ओशो रजनीश के 3 गुरु थे, मक्का बाबा, पागल बाबा और मस्तू बाबा। इन तीनों ने ही रजनीश को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। ओशो के अनुसार इसी के चलते उन्हें उनके पिछले जन्म की याद भी आई। रजनीश अपने पिछले जन्म में एक कठिन उपवास पर थे। 21 दिन के उपवास के बाद शरीर छोड़ना था, जिसमें 3 दिन ही शेष रह गए थे, परंतु उनकी हत्या कर दी जाती है। उनका यह कहना था कि वो 3 दिन इसी जीवन में पूरे करने पड़े। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और पूरे भारत का दौरा करने लगे। That to keep Mahatma Gandhi poor, we have to destroy treasures. I'm a spiritual playboy. Is there something wrong? और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवाद और संस्थागत धर्म की आलोचना कर विवादों में आ गए।
कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। 1960 के दशक में वह आचार्य रजनीश के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी थी। 70 और 80 के दशक के बीच भगवान श्री रजनीश नाम सामने आया और 1989 में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ओशो लैटिन भाषा का शब्द है जिसे ओशैनिक से लिया गया है। इसका मतलब है कि सागर में विलीन होना। सन 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। एक साल पहले उनसे मिली माँ योग लक्ष्मी उनके प्रमुख सहायक बन गई और वर्ष 1981 तक इसी पद पर रही। ओशो की एक प्रेमिका थी जिसे ओशो प्रेम किया करते थे। कहा जाता है कि वह उसकी तस्वीर अपने बटुए में रखते थे, परंतु उस लड़की का बेवक्त ही देहांत हो गया। और फिर इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको रजनीश ने सन्यासी नाम माँ योगा विवेक दिया और कुछ लोग उन्हें माँ प्रेम निर्वाणा भी कहते थे। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की प्रेमिका मानते थे और वही महिला उनकी निजी सहयोगी बन गई। कई सालों तक ओशो की सचिव रही माँ आनंदशिला बहुत कम उम्र में उनके संपर्क में आई थी। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे और हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला दिया करते थे जिसमें एक लॉकेट होता था और उसके दोनों तरफ ओशो का चित्र लगा होता था। हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती थी कि उनके शिष्य नारंगी या लाल कपड़े पहने और यह जरूरी होता था कि कपड़े ढीले हों ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। वो हर सन्यासी को एक नया नाम भी देते थे ताकि वो भूतकाल से अपने आप को अलग कर सके। उनके विचार इतने ज़्यादा विवादास्पद होते थे कि कई बार भारतीय संसद में उन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में भी चर्चा हुई। ये हम दर ठोकर खा के आए हैं। रजनीश के पास भी गए थे, कहने के लिए क्रांतिकारी था सारा, शब्दों का व्यापारी था। एक व्यक्ति मिला पीजी कृष्णमूर्ति, उसने कहा ये रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई को गले लगाओ, यहाँ गिरो, यहाँ लड़ो, यहाँ मरो, कुछ क्षण खुशी के, कुछ क्षण दुख के, अपनी जिंदगी जियो, थोपो मत अपनी सोच की सीख पे। 1972 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए थे। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों को चुना करती थी और उन सबसे पहले एक डायनेमिक मेडिटेशन में शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो से उनकी मुलाकात कराई जाती थी। शुरू में वो रोज सुबह 6 बजे चौपाटी के समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वो किसी हॉल या अपने घर पर ही लोगों को संबोधित कर देते थे। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया था। फिर इसी कारण से उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद तय किया गया कि वो पुणे में अपने आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम और आबोहवा मुंबई से तो बेहतर ही था। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव को चुना। आनंदशिला का कहना था कि उनको परफ्यूम से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी थी और शाम के भाषणों के से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघ कर देखा जाता था कि कहीं उसने परफ्यूम तो नहीं लगाया है। ये एक अजीब तरह की प्रक्रिया थी, लेकिन ओशो को एलर्जी से बचाने के लिए ये करना जरूरी था। अब पुणे से ओशो का दिल भर गया। उन्होंने अमेरिका में ओरेगन में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। 31 मई 1981 को वो मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए रवाना हुए। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास सीटें उनके और उनके निकट सहयोगी के लिए बुक थी। उनके साथ उनके 2500 आश्रम वासियों ने भी अमेरिका का रुख किया। इनमें मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना भी शामिल थे। विनोद खन्ना भी उनके अनुयायी थे और उनका मानना था कि उनके आने से उनकी तरक्की में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने अमेरिका जाकर उस आश्रम में 4 साल तक गार्डनर का काम तक किया। यह बात थी 1981 से 1985 के बीच। ओशो अमेरिका में रहे। यहाँ उनके शिष्यों ने ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर उन्हें वहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया था। इस रेगिस्तानी जगह में ओशो कम्यून खूब फलने फूलने लगा। यहाँ करीब 5,000 लोग रहा करते थे। यहाँ महंगी गाड़ियाँ, 93 रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वह हमेशा चर्चे में रहे और यहाँ तक कि ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः रोनाल्ड रीगन सरकार ने ओशो के आश्रम को उजाड़ने का प्लान बनाया। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर अप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी भुगतान करनी पड़ी। साथ ही साथ उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस ना आने की भी सजा सुनाई गई। यहाँ तक तो ठीक था,
परंतु अमेरिकी सरकार ने ओशो को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया था। कहा जाता है कि इस दौरान उन्हें जेल में अधिकारियों ने थैलियम नामक धीमे असर वाला जहर दे दिया था। बाद में उन्हें देश निकाला दे दिया। ओशो कई यूरोपीय देशों में शरण लेने के लिए भटकते रहे, परंतु अमेरिका के दबाव के चलते उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। यहाँ तक कि भारत ने भी इस कंडीशन पर आने को कहा कि आपके सभी विदेशी शिष्य यहाँ नहीं आ सकते। तब कुछ समय के लिए ओशो को नेपाल ने शरण दी थी। अमेरिकी सरकार के दबाव की वजह से 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं दी। कई बार तो उन्हें एयरपोर्ट से ही बाहर निकाल दिया गया या कई बार उनके विमानों को एयरपोर्ट में उतरने ही नहीं दिया गया। ओशो 1987 में पुणे के अपने आश्रम में लौट आए। वह 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे और अंततः 19 जनवरी वर्ष 1990 में ओशो रजनीश ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थैलेसीमिया का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाइयों पर सुलाया गया था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ही सही मृत्यु के नज़दीक जाते रहे। पुणे के उनके निवास लाओजो हाउस में उनकी समाधि बनाई गई है, जिसके टॉम्ब स्टोन पर लिखा गया, ओशो जो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे।